के ए हो गया के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट m। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आगे ला ही सकते हैं, पर बताया था अभी मैंने आपका 3 है ना, n बोले तो ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए, कुछ यूं आते। तो बेसिकली इस इक्वेशन के जितने सोल्यूशन होंगे वो हमारा आंसर होगा। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये वाला खट से टिक कर देंगे अपन, है ना। आज अपन करेंगे एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, और एडजॉइंट निकलता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं जब भी कोई टॉपिक लिख रहा हूं, मैं जब हेडिंग लगा रहा हूं तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि ये टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग है या फिर किसी भी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये टर्म सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है ना, बाकी मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हेडिंग में बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है आप लोगों को पता भी होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज तो ये समझनी होगी कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, जैसे मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो A का जो एडजॉइंट है दिस इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A विल बी डिनोटेड बाय ऐसे करके एडजॉइंट A, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो A मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसको लिखेंगे तो यूं, और कैसे बनता है, सबसे पहले मैट्रिक्स A की कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं A की। तो A की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका मीनिंग ये हुआ कि इस एलिमेंट की जगह पे इसका कोफैक्टर लिखते हैं, तो इसकी जगह इसका कोफैक्टर लिखोगे तो C11 आ जाएगा, इस एलिमेंट की जगह पे इसका कोफैक्टर लिखोगे तो C12 आ जाएगा। ऐसे करके ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये जो मैट्रिक्स बनी है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना और फिर ट्रांसपोज निकालना कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। यस, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, आप देख लें, क्लियर है ना एकदम बिल्कुल। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, उसका ट्रांसपोज लिखना है, और ट्रांसपोज लिखते ही जो मैट्रिक्स बनेगी ये बन जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ लोग इसको दूसरी भाषा में भी कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि इसका पहले ले लो ट्रांसपोज और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लो, या ट्रांसपोज लेकर के कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो, पहुंचोगे तो वहीं पे आप, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस ऐसे हैं, ट्रांसपोज का लेना और कोफैक्टर मैट्रिक्स का बनाना। कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लो या ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, बातें सेम हैं, आप यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, ध्यान से सुनना। अगर मैं मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ये बात यहां महसूस करके देखना आप। अगर मैं मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, आप बताओ मेरे को,
जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई खास चीज बन रही है क्या? डिटर्मिनेंट ए बन रहा है। डिटर्मिनेंट ए, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो बन रहा है डिटर्मिनेंट ए। तो यहां पे आ गया डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाली रो को जब मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 क्या बन रहा है? 0। आप ये नोटिस करेंगे, डिटर्मिनेंट ए बनेगा जब इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है या फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिटर्मिनेंट ए बनेगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट ए बनेगा। 3 दफे डिटर्मिनेंट ए बनेगा और बाकी दफे क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ए बनेगा 3 दफे, ये बात अपन ने नोटिस कर ली, और बाकी जगहों पे 0 आएगा। एक और बात यहीं से समझी जा सकती है कि अगर मान लो ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स होती तो डायगोनल में 4 डिटर्मिनेंट ए आ जाते, 5 ऑर्डर की होती तो डायगोनल में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए कुछ यूं आते। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिटर्मिनेंट ए बनेंगे, ऑर्डर मैट्रिक्स का चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अपने को। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से डेवलप हो गई है कि a इंटू एडजॉइंट ए जो है इसकी वैल्यू हो गई है, अगर मैं डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लूं, डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लूं तो क्या बच गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई ऑर्डर 3 की। अगर ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स लोगे ए तो I4 बच जाएगी, अगर ऑर्डर n की लोगे तो IN बच जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो कुल मिलाकर के ये बात समझनी होगी कि यहां पे बचती है ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये बात समझने के साथ साथ एक और बात भी हमें समझनी है कि A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू तो ये है ही, हमें ये भी समझना है कि अगर मैं इनको कुछ यूं मल्टीप्लाई कर देता, एडजॉइंट A इंटू ए निकालता, तो भी आंसर यही आता, तो भी आंसर यही आता। आप देख लो, चाहे एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करते तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होती, तो आप देख लो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ डिटर्मिनेंट ए आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ए आएगा। ठीक है, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट ए बन जाते, बाकी जो है 0 0 बन जाते। तो a इंटू एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉइंट a इंटू ए को मल्टीप्लाई कर लो, बातें सेम है और डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन के बराबर है। ठीक है, एक और बात यहां पे बता देता हूं, एडजॉइंट का कोई भी सवाल हो, एडजॉइंट का इस दुनिया में कोई भी सवाल हो, वो या तो इस फंडामेंटल बात से या फिर इस प्रॉपर्टी से 100% सोल्व हो जाएगा। अगर कोई ये बिलीफ रखता है तो एडजॉइंट के सवाल में कोई नहीं अटकने वाला। इसके बाद मैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ाने वाला हूं, सबका उद्गम स्थान यही वाली प्रॉपर्टी है, जड़ है ये सबकी। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज की जड़ है तो सारे क्वेश्चंस की भी जड़ यही है। तो क्वेश्चंस या तो प्रॉपर्टीज से हो रहे होंगे, इससे तो सब कुछ ही सोल्व हो रहा होगा। और बेसिक डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए। बेसिक डेफिनेशन पता है और ये प्रॉपर्टी अगर अपने को पता है तो अपन एडजॉइंट के सवालों को बिल्कुल एकदम अच्छे से कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टी, मास्टर प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाना चालू कर दिया है ना, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाना चालू कर दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। और ये हमारी है बिल्कुल मास्टर प्रॉपर्टी। लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, उसके बाद आगे चलेंगे अपन। देखो अभी आगे एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और प्रूफ करने वाले हैं अपन। ठीक है ना, बिल्कुल अभी के अभी क्लास में ही याद हो जानी चाहिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये वाले देख लो, कॉपी कर लेते हैं इसको अपन। ए इंटू एडजॉइंट ए जो है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर है। ठीक है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कि ए इंटू एडजॉइंट ए
ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो हमें मालूम चल गया है कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर है। ठीक है, अब ये बात हर मैट्रिक्स ए के लिए वैलिड है। ठीक है ना, तो अगर मैं ए की जगह पे एडजॉइंट ए लिख दूं तो क्या ये बात वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी, क्योंकि ए की हर वैल्यू के लिए बात वैलिड है। तो ए की जगह अगर मैं एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं, ए की जगह अगर मैं एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं, ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं, यहां एडजॉइंट ए आ गया, यहां ए की जगह अगर अपन एडजॉइंट ए रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ सीन हो गया, यहां पे ए की जगह अगर अपन एडजॉइंट ए रखेंगे तो ऐसा कुछ सीन हो गया। इस बात से सहमत हैं अपन? बिल्कुल सहमत है। अब अगर मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए से, इफ आई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, भाई दोनों तरफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई एन। सहमत हो इस बात से? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो ए इंटू एडजॉइंट है इसको तो अपन जानते हैं कितना होता है, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे अपन, यहाँ पे एक और चीज अपने को नोटिस करनी है ना, ये वाली चीज तो अपन जानते ही हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, है ना, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई एन। ठीक है ना भाई, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने का मतलब क्या है, ये डिटर्मिनेंट ले लिया और इस तरफ भी डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, ठीक है मैडम। तो अब यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू बी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी को क्या हम डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, यहां ये डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकाल सकते हैं अपन, भाई डिटर्मिनेंट के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इस कांस्टेंट की पावर n करके बाहर निकाला जा सकता है, n करके, ऐसा ही होता है ना, और बच गया डिटर्मिनेंट आई एन। ये बात अपने को समझनी है। अब डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट a की पावर n में कैंसलेशन होगा तो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन और डिटर्मिनेंट आई एन कितना होता है 1, तो यहां डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन आ गया और यहाँ पे एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट आ गया। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट a के साथ रिलेटेड होता है। और क्या होता है, अगर कोई मुझको डिटर्मिनेंट a बताएगा तो हम उसको एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट बता देंगे, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन करके। ठीक है, तो ये बात अगर अपने को समझ में आती है तो देखो जरा, एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है उसकी मेरे को यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिट करेंगे और आगे देखो चल रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन था, मैंने a की जगह पे एडजॉइंट a लिख दिया है। a की जगह जब हम एडजॉइंट a लिखेंगे तो सीन कुछ ऐसा बन गया, दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई किया था, सीन बन गया कुछ ऐसा। और अब इसकी जगह पे मैं डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन लिख रहा हूं। ठीक है जी, अब थोड़ा यहाँ पे बात समझेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पे फर्क नहीं पड़ता। सहमत हो इस बात से आप? तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है जी, और ये जो डिटर्मिनेंट ए है ये यूं का यूं रहने देते हैं, तो लेफ्ट साइड कुछ ऐसी हो गई, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई एन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इक्वल टू जी, अच्छा एक मैट्रिक्स ए को जब आई एन से मल्टीप्लाई करूंगा, सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये खुदा के कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बीच में कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, बीच में क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले सकते हो आप, है ना, ये समझना है। बीच में कोई मैट्रिक्स होती तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन बीच में कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको मैं यहां निकाल सकता हूं और इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बातों को गौर से सुने, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। तो इसकी जगह डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन रख देता हूं, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन रख देता हूं, ठीक है। और ए इंटू आई एन मेरा हो गया ए, सहमत है ना अपन इस बात से। तो यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, अगर ए का एडजॉइंट कोई पूछे और उसका भी कोई एडजॉइंट पूछे, कोई ऐसी चर्चा करने लग जाए कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो हम उसको बोलेंगे देखो यहां से कैंसलेशन होकर के डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए हो जाएगा। तो हम अपने विचार प्रकट करेंगे कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए के बराबर होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, एकदम बिल्कुल फिट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का सीधा रिलेशन ए के साथ है, ठीक है। और एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। तो एक बात तो अपने को ये समझ में आ गई, प्रॉपर्टी नंबर टू तो ये समझ में आएगी कि जी एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अपन याद रख लें तो बड़ी अच्छी बात है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। और नेक्स्ट ये बात समझ में आ गई अपने को कि अगर कोई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में हमसे जानकारी लेता है, जानकारी, हाँ, तो हम उसको पूरी जानकारी दे देंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। समझ में आ रही है। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो भी बता दोगे क्या? तो ए की जगह अपन एडजॉइंट ए फिट कर देंगे और फिर आगे सोल्व कर लेंगे। अरे समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अपने को ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ये अपने को याद होनी चाहिए, ये अपने को एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा कुछ और बात करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अगर अपने को याद हो जाती है ना, तो देखो जरा इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं कि जी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, राइट साइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए देखने को हमें मिलेगा, अगर मैं इस कहानी को बाहर निकालूंगा तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है जी, तो कांस्टेंट की पावर कितनी आ गई, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी पावर n, ऐसा ही सीन तो आएगा, है ना, कांस्टेंट की पावर n आता है ना बाहर, और इनटू कितना हो गया डिटर्मिनेंट ए। बहुत ही शानदार, ये वाली बात बिल्कुल इजी है समझने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में समझा, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एन स्क्वायर माइनस टू एन, है ना, माइनस टू एन, और डिटर्मिनेंट ए एक पावर ये है तो प्लस वन और कर दूं। इस बात से सहमत है आप? बट डिटर्मिनेंट ए की पावर कुछ तो ये थी और एक ये थी, इकट्ठी कर दी मैंने यहाँ पे। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर है। इस क्वांटिटी को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी n माइनस वन का होल स्क्वायर है। सहमत है इस बात से? हमने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन था, हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिया, दो एडजॉइंट लगाए तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर हो गया।
अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब बन जाएगा और इस प्रकार से प्रॉपर्टी आगे प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अपने को बिल्कुल इजीली समझ में आ गई है कि जी एडजॉइंट ए जो है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है इस कहानी का डिटर्मिनेंट। तो और जनरल हम ये बोल सकते हैं कि जी एडजॉइंट ऑफ ऐसे करते हुए अगर आप k टाइम्स एडजॉइंट लगाओगे, अगर आप k टाइम्स एडजॉइंट लगाओगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 और इसकी पावर k। सहमत हो ना इस बात से आप? ठीक है, तो लिख लो इन प्रॉपर्टीज को अगर सहमत हो तो। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं कम से कम ये इंडिकेट तो कर ही दी हैं कि कितने भी एडजॉइंट लगा दें अपने को घबरानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो इनिशियल प्रॉपर्टी थी हमारी a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, इसका इस्तेमाल करके अपन कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं अपन, देखिए जरा, है ना। प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है, कौन सी? a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। दिस इज वैलिड फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A की जगह पे रिप्लेस कर दिया, A की जगह पे रिप्लेस कर दिया मैट्रिक्स A इंटू बी को। भाई A की जगह दूसरे मैट्रिक्स A इंटू बी भी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो A की जगह पे जब A इंटू बी डालेंगे तो सीन बन गया A इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इंटू एन, ऐसा कुछ सीन बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एडजॉइंट ए। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ए से, तो लेफ्ट साइड हो गई एडजॉइंट ए इंटू ए। अब सोच रहे होगे क्यों मैंने एडजॉइंट ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एडजॉइंट ए का पेयरिंग ए के साथ होती है, तभी लविंग बनती है चीजें। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू ए हो गया। ठीक है, इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये यों का यों पड़ा रहा, और यहाँ पे भी एडजॉइंट ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा सीन बन गया एडजॉइंट ए इंटू, फिर ये कहानी है ना। और डिटर्मिनेंट ए बी जो है ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है, आई एन यो का यो। ठीक, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई एडजॉइंट ए इंटू ए वाली। तो एडजॉइंट ए इंटू ए वाली प्रॉपर्टी कितनी है, डिटर्मिनेंट ए, इसकी जगह लिख दिया मैंने डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन इंटू बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए को, एक मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स खुद ही आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ए अपना आंसर आ गया, और डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी को बाहर लिख दिया। कांस्टेंट को मैट्रिक्स के पीछे लिख दो, आगे लिख दो, तो मैट्रिक्स के बीच में लिख दो, बात बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय एडजॉइंट बी, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एडजॉइंट बी। ठीक है, एडजॉइंट बी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक चीज तो देखो, आई एन और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई एन और बी बेसिकली बी है, तो देखो बी इंटू एडजॉइंट ए बी तो पहले से था, और मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट बी के साथ, एडजॉइंट बी के साथ मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एडजॉइंट बी के साथ। ठीक है जी, एडजॉइंट बी के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और इनटू में क्या है, डिटर्मिनेंट बी इंटू
एडजॉइंट ए। ओके, अब यहाँ पे देखो जरा, एडजॉइंट बी इंटू बी वाला फॉर्मूला भी लग गया। एडजॉइंट बी इंटू बी कितना होता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन, ठीक है, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ए बी है, इंटू एडजॉइंट ए बी है। सो दिस विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बी को पिक कर लो बाहर, डिटर्मिनेंट बी को बाहर पिक कर लिया, एडजॉइंट बी जो है, एडजॉइंट बी जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आगे ला ही सकते हैं अपन, बताया था अभी मैंने, दो मैट्रिक्स के बीच में फंसा हो तो भी आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, कांस्टेंट की कोई टेंशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस का ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते आप, ये इस ऑर्डर में है तो यूं फ्लिपिंग नहीं कर सकते आप इनकी, ठीक है। जो प्री फैक्टर है प्री फैक्टर ही रहेगा, पोस्ट फैक्टर है पोस्ट फैक्टर ही रहेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये वाली यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट बी के साथ कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहां से ये बात सिद्ध कर दी मैंने कि अगर a इंटू बी का एडजॉइंट लोगे आप, तो वो एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a आ गया। a इंटू बी का एडजॉइंट लोगे तो एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट b नहीं आता, वो एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a आता है, एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को समझ में आ गई कि जी एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और यहीं से अपन ये बात डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर अपने को कभी एडजॉइंट ए इंटू बी इंटू सी की जरूरत पड़ जाए, तो वो एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ऐसे आता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, ठीक है। तो ये बात अपन ने नोटिस कर ली, ठीक है जी। अब कुछ और बात भी नोटिस करते हैं, ये प्रूफ एकदम इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए जरा नेक्स्ट, आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करो या एडजॉइंट ए लेकर के उसका ट्रांसपोज करो, बात सेम आने वाली है। इस बात को महसूस कर सकते हो या प्रूव करके दिखाऊं? ये बात इजीली महसूस हो जाएगी या प्रूव करके दिखाने की जरूरत है? कई तरीके हैं इसको प्रूव करने के, आप इसको फील कर सकते हो। पहला तरीका तो ये इसको फील करने का, देखो जरा, मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी एडजॉइंट की, वहां चलते हैं। अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दोगे, तो ए का ट्रांसपोज कर दोगे और उसके बाद एडजॉइंट निकालोगे ए ट्रांसपोज का, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेसिकली अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दोगे, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप ए का ट्रांसपोज करके यहीं पे इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने और एडजॉइंट निकाल दिया ए ट्रांसपोज का, तो फाइनल मैट्रिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फाइनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा आंसर। तो ये बात इजीली महसूस की जा सकती है, जो फाइनल मैट्रिक्स आपके एडजॉइंट ए आई हुई है, इसका ट्रांसपोज ही तो आंसर आएगा अगर आप एडजॉइंट ट्रांसपोज निकालोगे तो। ये तो बहुत ही सिंपल है ऑब्जर्व करना। आप अगर इसका शुरुआत में ट्रांसपोज ले लोगे तो ट्रांसपोज लास्ट तक प्रोपोगेट करेगा, तो लास्ट तक प्रोपोगेट करेगा का क्या मतलब है, जो यहां मैट्रिक्स आई हुई है उसका ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। तो इजीली वी कैन ऑब्जर्व दैट कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज बेसिकली एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लेते हैं अपन कि अगर कुछ सीन ऐसा है एडजॉइंट के अंदर k टाइम्स a है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अलग है और ये वाली प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पे a इंटू बी है ना, यहाँ पे a और b दोनों मैट्रिसेस हैं, लेकिन यहाँ पे k एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। अगर स्केलर a के साथ मल्टीप्लाई हो रखा हो तो कैसा बिहेवियर होता है, वेयर k इज स्केलर, देख लेते हैं कैसा बिहेवियर होता है। हमें जड़ पता है, सारे फॉर्मूले जहां से आते हैं, जड़ क्या है, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, ये वाली प्रॉपर्टी से सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं अपन।
तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए की जगह पे रिप्लेस कर दिया, ए की जगह पे के ए को रिप्लेस कर दिया। जब ए की जगह अपन के ए को रिप्लेस करते हैं तो के ए इंटू एडजॉइंट के ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट के ए इंटू आई एन। सहमत है इस बात से आप लोग? ठीक, अब है ना, ये हो गया सीन ऐसा। ठीक है जी, अब क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एडजॉइंट ए। अब प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, जब आप एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो देखो के स्केलर है, के को आप यहां रख लो, बीच में रख लो, पीछे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के को बिल्कुल मैं फ्रंट में बिल्कुल आगे कर देता हूं। ठीक है, अच्छा एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये हो गया एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना, फिर इंटू है एडजॉइंट ऑफ के ए। ठीक है जी, बात एकदम है ना। अच्छा यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ए से, बिल्कुल ठीक है। डिटर्मिनेंट के ए हो जाएगा के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन है ही, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है एकदम। अब यहाँ पे देखो आप, जब के इससे कैंसिल होगा तो के की पावर n माइनस वन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगी। मैं कुछ यहाँ पे लिखना भूल गया, हाँ यहाँ पे एड ए के मिसिंग है ना, तो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। जब मैंने एडजॉइंट ए यहाँ पे लिखा था तो लिख दिया था, तो एक ये ए था, ये भी लिखना था यहाँ पे। ठीक है, चलो तो एडजॉइंट ए इंटू ए कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ के ए यूं का यूं, राइट। अब के की पावर n माइनस वन है, इसको आगे कर दिया मैंने। डिटर्मिनेंट ए है, ये दोनों स्केलर वैल्यूज हैं, है ना, इनको खींच के आगे ले आया। एडजॉइंट ए इंटू आई एन, ये एडजॉइंट ए होता है, ठीक है ना, एडजॉइंट ए इंटू आई एन एडजॉइंट ए होता है। तो यहां से आप देख लो, डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए का खात्मा भी कर दिया मैंने। ठीक है, इजीली यू कैन सी दैट कि लेफ्ट साइड बन गई आपकी एडजॉइंट के ए, लेफ्ट साइड एडजॉइंट के ए बन गई, क्योंकि एडजॉइंट के ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ना, एडजॉइंट के ए ही रहना है। ठीक है, तो एडजॉइंट के ए विल बी इक्वल टू के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए, ये बात अपने को समझनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि अगर आपका एडजॉइंट के अंदर एक स्केलर लिखा हुआ है मैट्रिक्स के साथ, इस स्केलर को खींच के बाहर निकालना चाहते हो तो पावर n माइनस वन करके बाहर आएगा। ये बात क्लियर यहां से हो रही है। ठीक है, तो स्केलर यहाँ पे है तो बिहेवियर क्या होगा पता लग गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है तो बिहेवियर क्या होगा अभी पता लग गया था अपने को। ठीक है, तो नोट कर लो इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू नोट। आगे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का भी एक एडजॉइंट के साथ प्रॉपर्टी बनती है, तो वो प्रॉपर्टी मैं यही लिख रहा हूँ, है ना, ताकि सेम जगह पे इनकी लिस्टिंग हो जाएगी तो अपन कभी भूलेंगे नहीं। सीन कुछ ऐसा है कि अगर एडजॉइंट करना चाहे ए इनवर्स का और अपन एडजॉइंट ए का इनवर्स करना चाहें तो बातें दोनों सेम है। ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अपन नोट करेंगे। ठीक है, कि भाई ए इनवर्स का एडजॉइंट कर लो या एडजॉइंट ए का इनवर्स कर लो, बातें सेम हैं। ठीक है, इसको अगर अपन प्रूफ करें ना, मान लो, तो इसका प्रूफ कुछ यूं आता है कि ए इनवर्स होता है बेसिकली एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है ना। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए को इधर लेकर के गए तो यहां से ये बात अपने को साबित हो रही है कि एडजॉइंट ए बेसिकली डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स हो गया, है ना। एडजॉइंट ए हो गया आपका डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है जी, और अगर अपन एडजॉइंट ए का इनवर्स लेते हैं, एडजॉइंट ए का इनवर्स लेते हैं तो ये सीन हो गया इस पूरे का इनवर्स, है ना, इस पूरे का इनवर्स। ठीक है, और इस पूरे का इनवर्स में सीन क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसकी पावर माइनस वन हो जाती है, तो कांस्टेंट टर्म चली गई नीचे और ए इनवर्स का इनवर्स ए आ जाता है। ठीक है,
तो एक बात तो ये अपने को समझ आ जाती है। अच्छा ये खुद में एक सवाल है मस्त वाला, है ना। ऐसे आ सकता है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ये वाला खट से टिक कर देंगे अपन, है ना। ऐसे देखने पे थोड़ी फील नहीं आ रही कि एडजॉइंट ए का इनवर्स इसके बराबर होगा क्या, है ना, मगर है बराबर, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स तो अपन ने, ये वाली चीज तो अपन ने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन ने निकाल दी है, ठीक है जी। अब ये तो निकल गया। अब अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज को वापस कॉपी करते हैं, ये वाली चीज को वापस कॉपी करते हैं। बेसिक चीजों में ही छुपा हुआ होता है सारा चीज। ए इनवर्स हो गया अपना एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, इसके अंदर ए की जगह ए इनवर्स रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए था, तो तभी मिलेगा जब ए की जगह ए इनवर्स रिप्लेस कर दूंगा मैं। तो जब इस कहानी में ए की जगह ए इनवर्स रिप्लेस करेंगे तो ए इनवर्स का इनवर्स हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे हो गया एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स हो गया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हो गया ए इनवर्स का, बहुत ही बढ़िया बात। तो यहां से ये बात देखने को मिलेगी, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज बेसिकली, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज बेसिकली, ये कहानी कितनी हो गई, ए इनवर्स का इनवर्स ए हो गई, तो ये कहानी तो हो गई ए, और इसको राइट में, यहाँ पे इसको लेफ्ट में ले गया तो ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हो गया। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, तो ये भी ऐसा कुछ आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लिख लो इसको, है ना। और यहाँ पे जो प्रूफ मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो प्रूफ करने का जो स्टाइल है, ये स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए जो प्रूफ है, ये प्रूफ जानने बेहद जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रूफ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को, है ना। क्वेश्चन क्या है कि लेट मैट्रिक्स ए, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है जी ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके जो एक्स वाई जेड इस्तेमाल हुए हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स देख लो ए, और ये एक कहानी दे रखी है कि इफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 16, then number of such matrices, number of such matrices A is, number of such matrices A is इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए लिख दी यहाँ पे, है ना, एक्स वाई जेड जो इस मैट्रिक्स में इस्तेमाल हुए नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। और ये कहानी दे दी और कहा कि कितनी ए मैट्रिक्स संभव होंगी, बताएं जरा कितनी ए मैट्रिक्स संभव होंगी। लेट्स सॉल्व। मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले, एक बार मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा x इंटू 4 माइनस 3, है ना, x इंटू 4 माइनस 3, x इंटू 4 माइनस 3, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, x इंटू 4 माइनस 3 हो गया। फिर माइनस y इंटू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, फिर माइनस z इंटू 1 माइनस 2, ओके। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ध्यान से सुन लो, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ओके जी। अब यहां पे ये कहा गया है कि
डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ए। तो यार ये जो चीज है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ए, ये होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 16। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, n कितना है? 3 है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, n इज 3 है ना। 3 बोले तो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ये है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। ओके जी, अब लेफ्ट साइड x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 16 हो गई, और राइट साइड जो है ये हो गई 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 16। अब तो जीरो ही आएगा, इस हिसाब से तो जीरो आएगा, लेकिन ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पे मैंने 12 जो लिखा ना, या 32 है, ये यहाँ पे 2 की पावर जो है ना 32 है। ठीक है ना, ये 2 की पावर है 32, तो 2 की जो पावर है, 2 की पावर बेसिकली ये 32 है। ठीक है, यहाँ 2 की पावर आएगा 32। ठीक है, तो 2 की पावर है 32 है ना। अब अगर अपन सोल्व करेंगे इसको, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहां अगर 12 होता तो आंसर 0 आ जाता। ठीक, मगर 32 है एक्चुअल प्रॉब्लम में, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसा सीन हो गया है ना। दोनों तरफ 1/16 पावर ले लोगे ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 1/16 पावर लेने पे 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आपका 12। तो अब सवाल यहाँ पे आके अटक गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 हो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 हो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 हो, कितने संभव तरीके होंगे so that x y z are natural numbers, so that x y z are natural numbers। यहाँ पे x y z जो हैं ये हमारे हैं नेचुरल नंबर्स। कितने संभव तरीके होंगे बता सकते हो क्या? x प्लस वाई प्लस जेड 12 हो और x y z नेचुरल नंबर्स हैं, तो कितने संभव तरीके होंगे? तो इस प्रॉब्लम को करने का एक फॉर्मूला भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूला ना भी इस्तेमाल करोगे तो भी ये प्रॉब्लम की जा सकती है ना। कैसे की जा सकती है सुनो, इस प्रॉब्लम को कुछ यूं समझो कि हमारे पास 12 कॉइन्स हैं, है ना। 12 क्या है? कॉइन्स। 12 कॉइन्स हमको देने हैं 3 लोगों को। 12 कॉइन्स हमको 3 लोगों को देने हैं, है ना, और एक आदमी को मिनिमम 1 कॉइन चाहिए, है ना। मेरे पास 12 कॉइन है, 3 लोग खड़े हुए हैं एक्स वाई जेड, उनको मिनिमम 1-1 कॉइन चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है भाई, 1 वैल्यू तो मिनिमम अटेन करेगा। ठीक है, तो मैं तीनों को बुलाऊंगा, तीनों को बुलाऊंगा और बोलूंगा एक्स को भी 1 दे दूंगा, वाई को भी 1 दे दूंगा, और जेड को भी 1 दे दूंगा। तो मेरे पास कितने कॉइन बचेंगे? अब 9 बचेंगे ना। एक एक कॉइन तो मिनिमम देना ही है इनको, वो तो मुझको देना पड़ेगा। तो एक एक कॉइन मैंने इनको दे दिया, अब मेरे पास एक्स वाई जेड 9 बचे हैं, और अब मेरे पास एक्स वाई जेड जो है नेचुरल नंबर की बजाय होल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं, क्योंकि अब मैं इनको 0 0 0 भी दे सकता हूं, क्योंकि एक एक देना था मिनिमम, वो मैंने दे दिया। तो बेसिकली इस इक्वेशन के जितने सोल्यूशन होंगे वो हमारा आंसर होगा। इसके जितने सोल्यूशन होंगे उतनी ही मेरे को मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, है ना, मतलब जितनी एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी उतनी ही मैट्रिक्स बनेंगी। यही पूछा है कितनी मैट्रिक्स बनेगी, जी उतनी मैट्रिक्स बनेगी जितना इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो एक तो होता है फॉर्मूला इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, है ना। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे निकलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर इसके निकालने हैं अपने को तो वैसे निकलते हैं। राइट साइड वाली क्वांटिटी को यहाँ लिखो,
फिर वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, तो प्लस करो 3 - 1 C3 - 1, ठीक है। फॉर्मूला होता है, ये कैसे लिखा मैंने, ये लिखा इस फॉर्मूले से, n - r n + r - 1 n + r - 1 CR - 1, ये वाले फॉर्मूले से लिखा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला P&C में पढ़ाया जाता है ना। अभी के लिए अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लें, P&C में फिर इसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, अपने को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 12 - 1 कितना हो गया जी, 11C2 है ना। 11C2 ये होता है आपका 11 × 10/2, तो ऐसा करोगे तो 55 आंसर आ गया। 55 मैट्रिसेस होंगी, 55 मैट्रिसेस होंगी जो इस कहानी को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो 55 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। एक और थोड़ी सी थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला से तो निकालना अपने को आ ही गया, ठीक है। लॉजिक अगर आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो बिना फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है क्वेश्चन। कैसे, देखो जरा, XYZ जो है ना, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये XYZ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब XYZ लिख दिया मैंने, अब x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और यूं करते 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 x की वैल्यू 9 तक जा सकती है। सहमत हो इस बात से आप लोग, अरे सहमत हो क्या, x की वैल्यू 9 तक जा सकती है, ठीक है। जब x की वैल्यू मेरी 0 होगी, उस समय पे y + z की वैल्यू 9 होगी, कितनी होगी, 9। अरे समझ में आ रही है, y + z 9 होने के 10 तरीके होते हैं। y + z 9 होने के, यहां पे देखो ऐसा लिखते हैं, y + z 9 होने के, है ना। x की वैल्यू अगर 0 है तो y + z की वैल्यू 9 होगी, और y + z 9 होने के 10 वेज होते हैं। आपके पास 9 सिक्के 2 लोगों को देने हैं, 10 तरीके होते हैं। मेरे पास 9 सिक्के, 2 लोग हैं, या तो मैं 9 के 9 इसको दे दूं, एक तरीका, या फिर मैं 8 इसको, 1 इसको, 7 इसको, 2 उसको, 6 इसको, 3 इसको, 5 इसको, 4 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 3 इसको, 6 इसको, 2 इसको, 7 इसको, 1 इसको, 8 इसको, 0 इसको, 9 इसको। तो 9 से 0 तक 10 तरीके हो गए। 2 लोगों को 9 सिक्के देने के 10 तरीके हैं, सहमत हो। अगर x मेरा 1 हो गया तो y + z को 8 होना पड़ेगा, और y + z 8 है तो 8 सिक्के y और z को देने के 9 वेज होंगे। सहमत हो इस बात से आप। यूं करते करते ये सिलसिला चलता रहेगा, जब x की वैल्यू 9 हो तो y + z को 0 होना पड़ेगा, और उस बात का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 9 हो जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी देखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन +10, 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर्स का जोड़ 55 होता है। समझ में आ रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करने का ये एक और अंदाज है। तो द आंसर विल बी, है ना, यू कैन ऑब्जर्व द आंसर इज एक्चुअली 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल 10। थोड़ा P&C का फ्लेवर इसके अंदर, आपको कैलकुलेशन का फ्लेवर मैंने दे दिया है ना। तो लिख सकते हो आप इसके सोल्यूशन को, ठीक है, इसके सोल्यूशन को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं, तो पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, है ना। मैट्रिक्स चैप्टर है, हल्का सा देखो P&C का इस्तेमाल करवा लिया, तो जो सिर्फ मैट्रिक्स की थ्योरी का रट्टा लगा के गया है उससे तो सॉल्व नहीं होना, है ना। तो यहाँ पे हल्का P&C का इस्तेमाल हो गया। तो पेपर में सवाल आते हैं 2 चैप्टर थोड़े मिक्स करके, एक चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर हल्का मिक्स डाल दिया यहाँ पे, है ना। जेई एडवांस्ड में सवाल कैसे आते हैं, 3 चैप्टर मिक्स कर दिए, 4 चैप्टर मिक्स कर दिए, तो मिक्सिंग के प्रॉब्लम आते हैं। बस कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बातें कॉपी से आनी है, हल्की फुल्की
मिक्सिंग चलेगी, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीएनसी में बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ये, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए है अपने पास, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए है अपने पास। अपने को कमेंट करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की ट्रेस पे, है ना। जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो दिमाग में चलना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज अ वेरी लविंग क्वांटिटी, है ना। क्यों लविंग क्वांटिटी है, सीधा फॉर्मूला यार इसका है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या था, n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, है ना। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए पकड़ने की जरूरत है अपने को। तो ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए भी निकल जाएगा इसका। तो इसका जब अपन डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे होंगे तो वो आ जाएगा आपका, देखें कितना आ रहा है, ठीक है, +3 इंटू फिर यहाँ पे 2 आ गया, +4 इंटू -2, तो ये हो गया 3 + 6 - 8, 1 आ गया। डिटर्मिनेंट ए अगर मेरा 1 है तो ये क्वांटिटी तो हो गई 1। तो इंटरेस्टिंगली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज बेसिकली ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारी ए ही आ गई। तो ट्रेस निकालोगे अगर आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का, तो वो बेसिकली ट्रेस ऑफ ए के बराबर है। और ट्रेस ऑफ ए कितना है, ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़, तो वो करोगे तो आपका 1 आ गया। ट्रेस ऑफ ए मेरा 1 है ना। बिल्कुल एग्जाम में आने लायक सवाल है, आ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। एग्जाम में बैठे हो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इज अ गुड थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन सब लोगों को, ठीक है। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए का पता चल गया 1 है, डिटर्मिनेंट ए कुछ और होता तो यार ट्रेस ऑफ ए फिर भी निकल जाती। तो ये प्रॉपर्टी का ही सवाल है ये बेसिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना। m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, डिटर्मिनेंट m2 है, तो डिटर्मिनेंट बताना है एडजॉइंट ऑफ m/2, डिटर्मिनेंट बताना है एडजॉइंट ऑफ m/2 का, डिटर्मिनेंट बताना है एडजॉइंट ऑफ m/2 का, एडजॉइंट ऑफ m/2 का डिटर्मिनेंट बताना है जी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आएगी ना, वो आएगी एडजॉइंट के ए वाली बेसिकली। तो ये k है और यहाँ पे देखो ये a है ना, मतलब m है, तो ये आती है k की पावर, है ना, ये k हो गया ना k, तो k की पावर n-1, n है आपका 3, है ना, n बोले तो ऑर्डर, इनटू, है ना, ये आपका एडजॉइंट के ए हो गया, k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट m, है ना, और उसका हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हो गई 1/2 की पावर 2, तो 1/4। अब 1/4 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो 1/4 की पावर ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना, इनटू इनटू एडजॉइंट m। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको भी बाहर निकालना है ना डिटर्मिनेंट से, है ना, तो 1/4 की पावर 3 कर दी, है ना, ठीक है। और एडजॉइंट m का डिटर्मिनेंट अपने को पता ही है, एडजॉइंट m का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट m की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट m अपने को पता है 2 है, डिटर्मिनेंट m 2 है और n की वैल्यू 3 है ना, डिटर्मिनेंट m 2 है और n की वैल्यू 3 है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है जी अपना। तो ये हो गया आपका 1/4 की पावर 3 को लिख दिया 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 6, और ये हो गया आपका 2 की पावर 2। तो यहाँ पे आप मैनेज करोगे तो 1/2 की पावर 4, 1/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार बता दूं, एडजॉइंट के ए का फॉर्मूला है k की पावर n-1
एडजॉइंट ए वो लगा दिया यहाँ पे, तो 1/2 की पावर n-1 है ना, ये 1/4 हो गया। डिटर्मिनेंट के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी 1/4 है, बाहर खींचोगे 1/4 की पावर n बोले तो 3 बन के बाहर आ जाएगी। एडजॉइंट m का फॉर्मूला लगा दिया, एडजॉइंट m का फॉर्मूला, एडजॉइंट m की डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट m की पावर n-1, ठीक है। अच्छा, इसमें आप किसी भी स्टेप में कुछ गलती करते हो तो दूसरा ऑप्शन मैच करने का हाई चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कुछ मिस्टेक इसमें करते हो तो दूसरा ऑप्शन मैच करने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ऑप्शन बड़े यहाँ पे प्यारे दे रखे हैं इसने। तो और ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, है ना। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जब सारी प्रॉपर्टी याद है। तो शायद कि लोग इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लोग कुछ जल्दी से कुछ करने की कोशिश करते हैं और गलत ऑप्शन को मैच करवा देते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, फिर अगली प्रॉपर्टी लगाई, फिर अगली प्रॉपर्टी लगाई। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन अच्छी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक एडजॉइंट के ए वाली, फिर डिटर्मिनेंट के ए वाली, और फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है जी। लिख लिया क्या? बहुत अच्छे। चलो एक छोटी बात है बताता हूं आपको, जरा गौर करना। एक अगर अपन मैट्रिक्स ले लें ऑर्डर 2 की, एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स ले ली, है ना। मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको। तो अपन ने ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब आप ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते तो ऐसा सीन आएगा, ठीक है। मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितनी बनेगी? ए का कोफैक्टर कितना है? ए का कोफैक्टर कितना है जी? डी। और डी का कोफैक्टर ए, ठीक। और बी का कोफैक्टर -c। बी का कोफैक्टर, बी कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो -1 की पावर 1 + 2, इसको डिलीट करो और फिर आगे सी आएगा, ये है, तो -c है ना। बी का कोफैक्टर -c और सी का कोफैक्टर -b, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक। अब अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो कैसे निकला वो? इसका ट्रांसपोज ले लिया ना मैंने, तो इसका ले लिया मैंने ट्रांसपोज, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक कहावत है कि दो ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब अपन एग्जाम में बैठे हैं तो इतना नहीं सोचना, सीधा इनको इंटरचेंज करना है और इनके आगे माइनस लगाना है और प्रॉब्लम चालू कर देना है, ठीक है। कई दफे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली अगर याद कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात होती है। तो ये नोट करके लिख दिया मैंने कि जी एडजॉइंट, लिख लो आप इस बात को, कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, adjoint of a square matrix, adjoint of a square matrix of order 2 can be directly obtained by interchanging the diagonal elements, interchanging the diagonal elements and putting negative sign before the off diagonal elements, before the off diagonal elements, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत ही अच्छी बातें हैं भाई, क्लियर है। तो मुझे लगता है देखो, अब एडजॉइंट
आपको पूरा समझ आ गया होगा। इफ वी नो अबाउट द एडजॉइंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, तो यार एडजॉइंट के अपन कोई भी प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या सीन है कि कई सारी चीजें अगर अपने को आती हैं उसके बाद फिर प्रॉब्लम करने का मजा आता है। मैट्रिक्स में जो ज्यादातर प्रॉब्लम बनती है वो किसी एक टॉपिक से नहीं होती, वो होती हैं दो तीन चीजों का प्रयोग करके, ठीक है। तो जब अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो असली मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं एडजॉइंट का भी इस्तेमाल हो रहा है, डिटर्मिनेंट का भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा।